आज की कक्षा में क्लास 8 के भैया बहन सिविक्स के पाठ 4 संसदीय सरकार कार्यपालिका के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। संसदीय सरकार कार्यपालिका इस पाठ के कुछ एक अंशों की चर्चा हो चुकी है, जैसे कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, इनकी नियुक्ति के संबंध में अध्ययन, पदस्थापन से संबंधित, पद से विस्थापित करने से संबंधित शर्त, इनके लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती है, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा इस पाठ में हम लोग कर चुके हैं। आज चर्चा है मंत्री परिषद के संबंध में। मंत्री परिषद के संबंध में हम लोगों को पढ़ना है। यह संसदीय लोकतंत्र में बताया गया है कि सरकार जो है वह कैबिनेट का स्वरूप धारण कर चुका है। सरकार के जो स्वरूप दिख रहे हैं, कैबिनेट का जो महत्व इतना बढ़ता जा रहा है, मंत्री परिषद का महत्व जो बढ़ता जा रहा है, कभी कभी सरकार को कैबिनेट स्वरूप का सरकार भी माना जाता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या महत्ता है, क्या इसके कार्य हैं, इन सारे बिंदुओं की चर्चा अभी हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना है कि मंत्री परिषद का निर्माण, तो बताना है कि मंत्री परिषद का निर्माण जो है यह 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के बनता है। इसमें मंत्री परिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं, तीनों को मिलाकर के मंत्री परिषद का निर्माण होता है। सबसे पहला है कैबिनेट मंत्री। इसकी श्रेणी में कैबिनेट मंत्री दूसरे स्तर के हो गए राज्य मंत्री, और तीसरी श्रेणी जो है यह है उपमंत्री। तो 3 श्रेणी के मंत्री के मिलने से यह मंत्री परिषद का गठन होता है। अब इसमें यह जानना है कि कैबिनेट मंत्री का क्या वर्क है, राज्य मंत्री का क्या काम है, उपमंत्री का क्या काम है, उनकी क्या स्थिति है। तो बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री किसी बैठक में जब बुलाया जाए उन्हें, तभी वह उसमें सहयोग के लिए आते हैं, बैठक में शामिल होते हैं। और उपमंत्री सामान्यतया अपने विभागों के कनिष्ठ मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से कैबिनेट मंत्री का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी क्रम में राज्य मंत्री, उपमंत्री की भूमिका निर्धारित होती है। अब यह जानना है कि मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा हो सकता है, कैसी इसकी स्थिति हो सकती है। तो यह बताना है कि 91वां संशोधन जो कि 2003 ईस्वी में किया गया, इस संशोधन के अनुसार यह तय किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं।
शामिल हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि जितना मन चाहे उतने अधिक मंत्रियों को बना लिया जाए, इस पर अंकुश लगाया गया है। अब जबकि हम लोग ये चर्चा कर लिए हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसके बाद ये बताना है कि कैबिनेट मंत्री में वित्त मंत्री हो सकते हैं, रक्षा मंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री हो सकते हैं, इत्यादि प्रकार के मंत्रालयों के जो प्रभारी होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वह कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं। उसी प्रकार से राज्य स्तर के मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री, वह मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। उप मंत्री कनिष्ठ मंत्री होते हैं जो कि वरिष्ठ मंत्रियों के अधीन होते हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करने का काम करते हैं। अब हम लोगों को इस पाठ के अगले अंश में यह देखना है कि मंत्री परिषद के क्या कार्य हैं, इसकी शक्तियां क्या हैं। मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियां। कौन कौन से कार्य हैं मंत्री परिषद के, इसके क्या इसकी शक्तियां हैं, क्या इसके अधिकार हैं, इस संबंध में हम लोगों को जानना है। तो इस बात की जानकारी इस पाठ के पूर्व अंश में भी हुई है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं, अर्थात मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जितने प्रकार के कार्यों को करते हैं वह मंत्री परिषद के सहयोग से करते हैं। अर्थात मंत्री परिषद की भूमिका काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो चर्चा है वह है नीति निर्माण के संबंध में। नीति निर्माण, नीति निर्माण में मंत्री परिषद की बहुत ही अहम भूमिका होती है। सरकार को किस दिशा में जाना है, देश को किस दिशा में ले जाना है, आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर देश की क्या स्थिति होनी चाहिए, इस प्रकार की नीतियों के निर्धारण में यह मंत्री परिषद की भूमिका बहुत ही अहम होती है। नीति निर्माण का कार्य ये मंत्री परिषद के सदस्य ही करते हैं और इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा कार्य है प्रशासनिक कार्य। ये मंत्री परिषद देश की शासन व्यवस्था को कार्य रूप में देने का एक सशक्त साधन है। जितने भी प्रकार के संस्थागत कार्य होते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि सरकार के 3 अंग, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के द्वारा जितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ये सारे कार्य जो हैं वह मंत्री परिषद के माध्यम से ही, उनके सहयोग से ही संपन्न हो पाता है। अतः प्रशासनिक कार्य में यह कार्यपालिका की जो भूमिका है, मंत्री परिषद की जो भूमिका है, वह बहुत ही अहम है। तीसरा कार्य जो है यह है वित्तीय कार्य। कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी समाज वित्त के बगैर, धन के बगैर, आर्थिक संसाधन के बगैर अपना विकास नहीं कर सकता है। यह बात अनेकानेक बार चर्चा हो चुकी है। तो अब ये देखना है कि संपूर्ण देश की व्यवस्था को कार्य रूप देने वाले जो मंत्री परिषद हैं,
यह वित्तीय क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं। सरकार अनेकानेक योजनाएं लाती है लोगों के सामने, तो उन योजनाओं को लागू कैसे किया जाए, उसके लिए धन कहाँ से उसकी पूर्ति होगी, किस प्रकार से व्यय किया जाए, तो यह आय और व्यय सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार के जो होते हैं वह मंत्री परिषद के माध्यम से ही संचालित किए जाते हैं। कहाँ से धन आएगा इसकी व्यवस्था करना मंत्री परिषद का ही कार्य है। अतः वित्तीय क्षेत्र में भी मंत्री परिषद की भूमिका काफी अहम है। इसके बाद विधायी कार्य की चर्चा करते हैं। विधायी कार्य, विधायी कार्य अर्थात नियम कानून के निर्माण से संबंधित कोई बात, कानून में कोई संशोधन करने से संबंधित बात, कानून को अगर कोई रद्द करने की बात है उससे संबंधित बात। तो विधायी कार्य में नियम कानून का निर्माण, उसमें संशोधन, उसको रद्द करना इत्यादि अनेकानेक प्रकार की बातें आती है। तो इन सारे कार्यों को देखने का कार्य मंत्री परिषद करती है। मंत्री परिषद के विधायी क्षेत्र में और भी अनेकानेक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। जैसे कि राष्ट्रपति सदन की बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु इस संबंध में पहल संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो होता है वह मंत्री परिषद की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है। मंत्री परिषद के सहयोग से ही यह कार्य किया जाता है। दूसरी बात अगर चर्चा करें तो राष्ट्रपति के संसद में दिए जाने वाले जो भाषण होते हैं उस विशेष अभिभाषण को तैयार करने का भी काम मंत्रिमंडल ही करता है। तो विधायी कार्य में यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। सदन के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उस अभिभाषण में वो क्या कहेंगे, कौन सी बात लोगों के सामने रखेंगे, यह तय मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद अध्यादेश जारी करने के संबंध में अगर बात हो, जब सदन नहीं चल रहा है, संसद का सदन नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि देश को किसी विशिष्ट कानून की आवश्यकता होती है। तो सदन नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में कोई कानून तो पास हो नहीं सकता है, लेकिन समय के अभाव में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि यह अध्यादेश किसी भी रूप में कानून से कम महत्व नहीं रखता है। तो कानून के बराबरी का महत्व रखने वाला अध्यादेश यह भी मंत्री परिषद के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। उनके सहयोग से ही राष्ट्रपति इस प्रकार के अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके आगे मंत्रिमंडल जो है, मंत्री परिषद जो है, वह संविधान में अभी तो चर्चा किए हैं कि विभिन्न प्रकार के संशोधनों को करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कानून निर्माण की बात हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात हो, कानून में कोई संशोधन करने की बात हो, कानून को रद्द करने की बात हो, अनेकानेक बातें देख रहे हैं जो कि मंत्री परिषद बहुत ही अपनी अहम भूमिका के साथ इसके निर्वहन में अपना योगदान करता है। इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि मंत्री परिषद के कार्य जो हैं, इसकी शक्तियां जो हैं वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है और मंत्री परिषद के इस बढ़ते हुए महत्व के कारण ही आज सरकार को कैबिनेट का स्वरूप जो है माना जाता है। आगे मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व।
सामूहिक। दो प्रकार से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। एक तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व है, जिसमें कि अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई निर्णय किया जाता है तो उस निर्णय से मंत्रिपरिषद के हर सदस्य इत्तेफाक रखते हैं, उससे वह अपनी सहमति रखते हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा पास कर दिया गया कोई प्रस्ताव हर मंत्री को स्वीकार करना होता है, चाहे किसी मंत्री की उससे अनिच्छा ही क्यों नहीं हो। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो एक बात तो ये हो गया कि मंत्रिपरिषद का यह सामूहिक उत्तरदायित्व इस प्रकार से हो गया कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें हर किसी को समर्थन देना पड़ता है। इसके साथ साथ एक और बिंदु इसी में शामिल है कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सामूहिक तो होता ही है, इसके साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भी चर्चा है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इस बात की तो चर्चा हो ही चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये राष्ट्राध्यक्ष के प्रति भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहें तभी तक कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहें किसी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर सकते हैं, उस मंत्री को पद से मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये हो गया कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं या फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही भी राष्ट्राध्यक्ष के प्रति तय होती है। तो इन अंशों के बाद अब पाठ के अंतिम अंश की चर्चा है और वह अंश है कि संसद किस प्रकार से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करती है, उसके उत्तरदायित्व को कैसे वह सुनिश्चित करती है, इसकी चर्चा करेंगे। टॉपिक है संसद द्वारा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के तरीके। अभी हम लोगों ने देखा कि मंत्रिपरिषद की भूमिका वर्तमान शासन स्वरूप में संसदीय व्यवस्था में काफी अहम हो गया है। तो कभी कभी यह भी मन में प्रश्न आ सकता है कि कहीं यह मंत्रिपरिषद तानाशाही का रूप तो धारण नहीं कर लेगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मंत्रिपरिषद पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, मनमानी नहीं कर सकता है। उसके ऊपर भी संसद का अंकुश है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ा गया है। तो
अभी के इस अंश में हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं संसद के द्वारा। तो सबसे पहली बात है इसका तरीका, वह है प्रश्न पूछकर। प्रश्न पूछकर मंत्रिपरिषद ने कोई कार्य किया या मंत्रिपरिषद कोई कार्य करना चाह रही है, कोई विधेयक लाना चाह रही है, तो संसद में जो अन्य सदस्य हैं जो सरकार से हट करके हैं, सरकार में शामिल नहीं हैं, ऐसे सदस्य भी क्या करते हैं, सरकार से, मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछते हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वह जनहित में है कि नहीं है, इस कार्य के माध्यम से जनता का कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस कार्य को करने के लिए आप संवैधानिक तरीकों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछे जाने का जो भय होता है सदन में, वह बहुत बड़ी बात है। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य सही रूप से उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो वह प्रस्ताव भी स्थगित हो जाता है, वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में सरकार की बदनामी होती है। तो सरकार को यह ध्यान रखना होता है, मंत्रिपरिषद को यह ध्यान रखना होता है कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह किसी भी रूप में संविधान से हट करके नहीं हो, जनहित से हट करके नहीं हो। दूसरा कार्य है, दूसरा तरीका है स्थगन प्रस्ताव ला करके। स्थगन प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का यह भी एक तरीका है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। संसद के जो अन्य सदस्य होते हैं, चाहे वह विपक्षी दल में हो या जो सत्ता से हट करके हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है, वह किसी विशेष महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार की गतिविधियों से असंतुष्ट होने पर, मंत्रिपरिषद की गतिविधियों से असंतुष्ट होने पर स्थगन प्रस्ताव भी लाती है। संसद के सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है और ऐसी स्थिति भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। तीसरी बात है कटौती प्रस्ताव लाकर। कटौती प्रस्ताव मंत्रिपरिषद जिस प्रस्ताव को लेकर के सदन में आई है, चाहे वह प्रस्ताव धन विधेयक से संबंधित हो या फिर विधायी क्षेत्र से संबंधित हो, इसमें कुछ प्रस्तावों में बदलाव की बात। अब जैसे धन विधेयक की ही बात है तो जो बजट सामने लाया गया है, संसद के समक्ष, सदन के सामने लाया गया है, उसमें यह संसद क्या करती है तो कुछ कटौती का प्रस्ताव करती है कि नहीं, इस क्षेत्र में इतना खर्च नहीं करना है, इसमें कुछ कटौती होनी चाहिए, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसा प्रस्ताव ला करके भी मंत्रिपरिषद को नियंत्रण में रखा जाता है। फिर इसके बाद है निंदा प्रस्ताव। सदन में जो कार्य विधियां चल रही है, सरकार जिस प्रकार के कार्य को कर रही है, अगर उस कार्य की जो स्थिति है, लग रहा है कि संसद को यह संविधान सम्मत नहीं है, यह देश हित में नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने में असक्षम हो सकता है, इससे हमारी विदेश नीति प्रभावित हो सकती है, अगर इस प्रकार की कोई बात मंत्रिपरिषद के द्वारा की जा रही है तो इसके अगेंस्ट में सरकार के खिलाफ संसद निंदा प्रस्ताव भी लाती है।
इससे सरकार की गंभीर आलोचना होती है और इस प्रकार से सरकार, मंत्रिपरिषद के सदस्य काफ़ी सचेत रहते हैं कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जिससे कि सदन में हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आया जाए। पांचवा और अंतिम बिंदु है, यह है अविश्वास प्रस्ताव वाला। इस बात की हम लोगों को जानकारी है कि सरकार तभी तक शासन व्यवस्था को संभालती है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त हो, अर्थात बहुमत प्राप्त दल के नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर राज्य स्तर की बात हो तो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वह जिस प्रकार के दायित्व को संभालते हैं, अगर उनके किसी क्रियाकलाप से सदन में ऐसा माहौल तैयार हो गया कि सरकार की आलोचना हो रही है, बहुत सारे सदस्य उनके कार्य से सहमत नहीं हैं, बहुत सारे सदस्य उनको छोड़ करके निकलना चाह रहे हैं, या इस प्रकार की आलोचना की स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव भी लाती है। अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद के भंग होने का खतरा रहता है। तो ये सारे ऐसे कार्य हैं जो कि मंत्रिपरिषद को तानाशाही रूप धारण करने से रोकते हैं। संसद इन सारे गतिविधियों के द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होती है। आज यह पाठ हम लोगों का पूर्ण हो गया। इस पाठ को आप सही तरीके से तैयार करें, लिखें, पढ़ें, याद करें और इसके बाद फिर अगले पाठ की चर्चा होगी। धन्यवाद।